कांग्रेचुलेशंस टू यू गाइस। आ गई है आप लोगों के डिमांड पे प्रेपोजिशन वाली क्लास, जिसे सीखकर आप एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने वाले हो। अगर आपने ये पूरी क्लास अटेंड की तो ये गारंटी है कि आपको दूसरे प्रेपोजिशन की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, कहीं मत जाइए, प्रेपोजिशन का डर इस वीडियो में ही दूर कर लीजिए। सबसे पहले प्रेपोजिशन होते क्या है? व्हाट इज प्रेपोजिशन? तो गाइस, प्रेपोजिशन का मतलब होता है, प्रेपोजिशन दो वर्ड से मिलकर बना होता है, प्री और पोजिशन। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का मतलब क्या होता है? पहले। और पोजीशन का मतलब होता है जगह। तो किसी भी जगह पे आने वाले पहले शब्द को प्रेपोजिशन कहते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? किसी भी जगह पे आने वाले पहले शब्द को प्रेपोजिशन कहते हैं। ये तो हमारी अपनी भाषा में हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन अगर हम इसके रियल मीनिंग पे जाए तो इसके रियल मीनिंग कहते हैं ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन को दूसरे जो शब्द है वाक्य में उससे रिलेशन बताता है, यानी कि रिश्ता बताता है। एग्जाम्पल देखिए, मैंने क्या बोला? नाउन और प्रोनाउन। मान लीजिए यहाँ पर जो द बुक है ये हमारा एक तरह से नाउन हो गया, और यहाँ जो टेबल है आपको दिख रहा है ये हमारा एक तरह से प्रोनाउन हो गया। ठीक है, तो हमारा डेफिनेशन क्या था? ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन का दूसरे जो शब्द है, नाउन और प्रोनाउन का दूसरे जो शब्द है यानी कि इज, ऑन, ये जो शब्द है वाक्य में उससे रिलेशन बताता है। तो यहाँ पर इज तो हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये तो हम अंडरस्टूड है। ठीक है, तो ये पूरा मीनिंग क्या हुआ? द बुक इज ऑन द टेबल, मतलब बुक जो है टेबल पर है। तो अगर मैं यहाँ पर ऑन नहीं लगाती, ठीक है, मैं यहाँ पर ऑन नहीं लगाती, सिर्फ मेरा सेंटेंस रहता द बुक इज द टेबल, तो समझ में आता बुक और टेबल ये दोनों क्या मतलब हुआ? बुक कहाँ है? टेबल के नीचे है, टेबल के बगल में है, टेबल के ऊपर है, या टेबल पे है ही नहीं। इसका मतलब समझ में आता? अगर ऑन नहीं रहता तो हमें समझ में आता कि टेबल कहाँ है? बुक के ऊपर है। तो प्रेपोजिशन का यही काम होता है कि ये जो बुक की जगह है, ये जो बुक की जगह है टेबल पे कहाँ है, वो रिश्ता बताता है। कौन? प्रेपोजिशन। आई होप आपको प्रेपोजिशन समझ में आ गए। तो गाइस, जब भी आपको सेंटेंसेस में किसी की पोजीशन बतानी हो तो वहां पे आपको यूज करना होगा प्रेपोजिशन। द बुक इज ऑन द टेबल, इसका मतलब हुआ बुक जो है टेबल पर है। देखिए यहाँ पर क्या क्या कौन कौन सा चीज है उस पर हम सेंटेंस बनाते हैं। पहले यहाँ पर एक बुक आपको दिख रहा है तो हम बोलेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर। जब भी कोई सरफेस से चिपकी हुई रहती है तो बुक टेबल के ऊपर है तो बोलेंगे द बुक इज ऑन द टेबल। लैम्प है तो बोलेंगे द लैम्प इज ऑन द टेबल। कप है तो बोलेंगे द कप इज ऑन द टेबल। फ्लावर पॉट है तो बोलेंगे द फ्लावर पॉट इज ऑन द टेबल। पेंसिल है तो द पेंसिल इज ऑन द टेबल। ठीक है, तो इस तरह से हम इसे यूज करेंगे। रिश्ता कौन बताएगा? ये सारी वस्तुएं कहाँ पे रखी हुई है, ये रिश्ता कौन बताएगा? प्रेपोजिशन बताएंगे। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन के रियल मीनिंग आपको समझ में आ गए। चलिए, अब मैं आपको ये बता देती हूँ प्रेपोजिशन होते क्या क्या हैं। तो प्रेपोजिशन होते हैं इनटू, टूवर्ड्स, ड्यूरिंग, थ्रू, बिटवीन, ऑन, बाय, ऑन टू, अनटिल, एट, फॉर, टू, सिंस, अराउंड, अंडर, अगेंस्ट, बिसाइड, अक्रॉस, बिहाइंड, अमंग, इनटू, फ्रॉम, विदिन, above, along, below, before, in front of, ये हमारे प्रेपोजिशन होते हैं। अब यहाँ पर हम प्रेपोजिशन कैसे, प्रेपोजिशन को भी डिवाइड किया गया है। प्रेपोजिशन को कैसे डिवाइड किया गया है? प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, यानी कि कोई वस्तु किस डायरेक्शन में रखी हुई है ये अगर आपको बतानी हो तो वहाँ पे आप प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को यूज कीजिएगा। डायरेक्शन में भी बहुत सारे प्रेपोजिशन आते हैं। फिर बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, यानी कि टाइम बताने वाले प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे होते हैं वो देखेंगे। उसके बाद प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, यानी कि कोई वस्तु किस जगह पे रखी हुई है वो प्लेस बताने के लिए कौन कौन से प्रेपोजिशन का यूज करेंगे वो देखेंगे। और स्पेशल रिलेशन, स्पेशल रिलेशन यानी कि प्रेपोजिशन के कुछ खास खास ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं ना जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे डेली कॉन्वर्सेशन के लिए। रिटर्न की बात करो या स्पीकिंग की बात करो, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो स्पेशल रिलेशन में बहुत सारे प्रेपोजिशन आते हैं, तो एक एक करके हम सभी सीखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी कि हम किसी जगह, कोई वस्तु की जगह बताएंगे तब हम इन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनक्लोज्ड एरिया की। इनक्लोज्ड एरिया का मतलब होता है कोई बंद एरिया, कोई बंद जगह। ठीक है, इनक्लोज्ड एरिया यानी कि कोई बंद जगह, कवर एरिया। ठीक है, तो इनक्लोज्ड एरिया में सबसे पहले कौन प्रीपोजिशन आते हैं? इन आते हैं।
ठीक है, इनक्लोज्ड एरिया। जब भी आपसे कोई बोलेगा कि इनक्लोज्ड एरिया के लिए कौन सा प्रेपोजिशन का यूज कर सकते हैं, तो आप आंख बंद करके बोलना है कि इन का यूज किया जाता है इनक्लोज्ड एरिया बताने के लिए। ठीक है, तो यूज इन व्हेन समथिंग इज इनसाइड समथिंग, यानी कि कोई वस्तु किसी चीज के अंदर है। ठीक है, किसी चीज में है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर में आपको एक लड़की दिख रही है, तो ये क्या है, एक तरह से एक कमरा है ना। ये क्या है, एक कमरे में बैठी हुई है, इस तरह से एक कमरा बना पड़ा है। ये कमरा है, कमरा क्या होता है, इनक्लोज होता है, यहाँ से एक दरवाजा होता है, ऐसे ही होता है ना, कमरा चारों तरफ से घिरा होता है, एक तरफ से उसका दरवाजा होता है। तो ये कमरे में बैठी स्टडी कर रही है, यानी कि पढ़ाई कर रही है, और मैंने इसे कॉल किया और मैंने इससे पूछा कि तुम क्या कर रही हो, तुम कहाँ हो। मैंने इससे पूछा तुम कहाँ हो, तो ये मुझे जवाब देगी आई एम इन द रूम। आई एम इन द रूम। इन क्यों लगाएगी, ये बोलेगी मैं कमरे में हूँ। तो कमरा क्या होता है, एक इनक्लोज्ड एरिया होता है। और मैंने क्या बोला, इनक्लोज्ड एरिया के लिए कौन सा प्रेपोजिशन यूज करना है, इन का यूज करना है। तो जब भी आप एक इनक्लोज्ड एरिया की बात करो, तो मैंने इस लड़की से पूछा तुम कहाँ हो, तो ये लड़की ने मुझे क्या जवाब दिया, मैं कमरे में हूँ। मान लो आप किचन में हो, ठीक है, किचन भी एक इनक्लोज्ड एरिया होता है ना, किचन भी दीवारों से घिरा हुआ होता है, एक इनक्लोज्ड एरिया होता है। तो मैंने पूछा कि तुम कहाँ हो, तो आप बोलोगे आई एम इन द किचन, मैं किचन में हूँ, आई एम इन द किचन। या फिर मैं डाइनिंग रूम में हूँ, आई एम इन द डाइनिंग रूम। या फिर मैं क्लास में हूँ, तो क्लास भी घिरा रहता है, चारों ओर से घिरा हुआ रहता है, एक तरफ से दरवाजा रहता है ना। तो आप क्लास में अगर रहोगे तो भी आप बोलोगे आई एम इन द क्लास। गॉट इट, समझ में आ गया। जब इनक्लोज्ड एरिया की आप बात करोगे तो वहां पे हमेशा आप यूज करना इन का। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इन को और भी अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा जब आप एट सीख लोगे ना, इन अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की ही बात कर रहे हैं, तो एट का यूज करते हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट, एक लोकेशन की आप बात बताओगे ना, तो वहां पे आपने एक बंद एरिया, अभी हम लोगों ने इनक्लोज्ड एरिया देखा था, है ना। अब हम देख रहे हैं लोकेशन ऑफ पॉइंट। जैसे कि लोकेशन ऑफ पॉइंट की बात करोगे तो आप यूज करना एट का। ठीक है, एट टेल अस दैट द फॉलोइंग नाउन इज लोकेटेड एट द स्पेसिफिक पॉइंट और लोकेशन, यानी कि जो भी नाउन या प्रोनाउन जो भी है आपका, वो एक लोकेशन और पॉइंट पे है, यानी कि एक लोकेशन में है। जैसे कि यहाँ पर आपको घर दिख रहा, ठीक है, ये घर के अंदर किचन होगा, बाथरूम होगा, छत होगा, और ये गार्डन भी है ना। एक घर में तो यही होता है ना, रूम होते हैं, बहुत सारे रूम होते हैं, या फिर आप एक डाइनिंग रूम भी होते हैं, किचन होते हैं, बाथरूम होते हैं, छत होता है, और एक गार्डन भी होता है। एक हमारा घर ऐसा ही होता है। तो मान लो यहाँ पर 4 आपको पर्सन दिख रहे हैं, इसे मैं जूम करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको 4 पर्सन दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे एक पर्सन को मैंने अगर कॉल कर दिया, ठीक है, यहाँ पे मान लो एक ये गर्ल को मैंने कॉल किया, और मैंने इसे कॉल किया और मैंने इससे पूछा तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। मैंने इसे क्या पूछा, तुम कहाँ हो, तो ये मुझे क्या जवाब देगी, ये मुझे बोलेगी, ये नहीं बताएगी कि मैं गार्डन में हूँ, ये नहीं बताएगी, ये बोलेगी मैं घर पे हूँ, मैं घर में हूँ या मैं घर पर हूँ, ऐसे ही बोलेगी ना। तो ये बोलेगी आई एम एट होम। देखिए फर्क क्या है, इन और एट में क्या है, दोनों घर की ही बात कर रहे हैं ना, दोनों घर की ही बात कर रहे हैं, लेकिन इन और एट में फर्क क्या है। तो इससे पहले मैंने जो इन बताया था वो इनक्लोज्ड एरिया था, यानी कि एक कमरे की बात कर रहे थे, एक कमरे की बात कर रहे थे जो कि पूरी ओर से घिरा हुआ था। और इसने ना कमरा बोला, ना किचन बोला, ना छत बोला, ना बाथरूम बोला, ना गार्डन बोला, इसने सिर्फ इतना बोला मैं घर में हूँ या घर पर हूँ। हिंदी मीनिंग पे जाना ही नहीं है हमें, ठीक है, हिंदी मीनिंग पे नहीं जाना है। यहाँ में भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, वो बोलने पे डिपेंड करता है। तो ये बोलेगी मैं घर में हूँ या घर पर हूँ, लेकिन घर के कौन से हिस्से में है इसने ये बताया नहीं, एक पॉइंट नहीं बताया इसने, घर के कौन से हिस्से में है, कमरे में है, गार्डन में है, छत पर है, बाथरूम में है, किचन में है, ये इसने क्लियर नहीं किया। इसने सिर्फ इतना बोला मैं घर पर हूँ, तो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, एट का यूज करेंगे। तो फर्क क्या है इन और एट में, जब आप एक पॉइंट मतलब एक इनक्लोज्ड एरिया की बात करोगे कि मैं किचन में हूँ, मैं रूम में हूँ, तो एक बंद एरिया हो गया, तो वहाँ इन का यूज कर देना।
और आप सिर्फ घर बोल रहे हो, घर के किसी भी हिस्से में आप हो सकते हो, वो आपने नहीं बताया, तो वहां पे एट यूज करना। आई थिंक क्लियर हो गए। एक बार यस लिख दीजिएगा अगर आपको क्लियर हो गए तो। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सरफेस लोकेशन की। सरफेस लोकेशन, सरफेस लोकेशन के लिए हम ऑन का यूज करेंगे। यूज ऑन व्हेन वन थिंग इज अटैच्ड टू और टचिंग समथिंग, यानी कि कोई चीज किसी चीज से अटैच हो, कोई चीज किसी चीज से अटैच हो। जैसे कि द बुक्स आर डैश द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। ऑन का यूज क्यों किए? तो देखिए पिक्चर में आपको, मैं यहाँ जूम करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर में, अभी मैंने ये पिक्चर आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ बुक्स रखे हुए हैं। तो अगर मैं पूछूं कि किताबें कहाँ है, किताबें कहाँ है, तो आप बोलोगे द बुक्स आर ऑन द टेबल, यानी कि ये जो बुक्स आपको दिख रहा है ना, ये सारे बुक्स तो दिख रहा है, ये टेबल पे है और टेबल से अटैच है, यानी कि टच कर रहे हैं। तो जब भी कोई चीज किसी चीज से टच हो रही हो, जब भी कोई चीज किसी चीज से टच हो रही हो, उस पर रखी हो, तो वहां पे यूज करेंगे ऑन का। यहाँ पे आपको कॉफी मग दिख रहा है, ये भी देखिए टेबल से टच है ना, टेबल से क्या ऊपर में उड़ रहा है? कॉफी मग टेबल से ऊपर में उड़ रहा है क्या? नहीं, टच में है, टच कर रहा है, अटैच है, तो यहाँ पे यूज करेंगे द कॉफी मग इज ऑन द टेबल। लैम्प क्या है? टेबल से टच है, द लैम्प इज ऑन द टेबल। फ्लावर पॉट क्या है? टेबल से टच है, द फ्लावर पॉट इज ऑन द टेबल। पेंसिल क्या है? टेबल से टच है, तो बोलेंगे द पेंसिल इज ऑन द टेबल। अगर ये पेंसिल ये बुक के ऊपर रहती, ये पेंसिल बुक के ऊपर रहती, तो हम बोलते द पेंसिल इज ऑन द बुक, क्योंकि वो बुक से चिपकी हुई रहती है ना। अब अपने हाथों पे आप अपना फोन रख दो, अपना एकदम फ्लैट हाथ कर लो, एकदम सीधा हाथ कर लो, उसके ऊपर फोन रख दो, तो देखो फोन आपके हाथों से चिपका हुआ है ना, टच कर रहा है ना, आपके हाथों से टच कर रहा है, तो आप बोलोगे द फोन इज ऑन माई हैंड, मतलब जो फोन है वो मेरे हाथों पर है, तो यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे। तो जब भी आप बात करोगे किसी चीज से टच होने को, अटैच करने की बात हो, तो वहां पे आप यूज करना ऑन का। आई थिंक आपको क्लियर हो गए, ऑन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब हम लोगों ने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात कर लिया, अब हम बात करेंगे प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, जैसे कि अभी मैंने आपको एट, इन, ऑन बताया ना, वही टाइम के लिए भी यूज होता है। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के लिए भी एट, इन, ऑन का यूज होता है, और प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के लिए भी एट, इन, ऑन, ये सभी का यूज होता है, ठीक है। तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में पहला पॉइंट है एट, एटी, एट, ठीक है, जो कि हम किसी लोकेशन ऑफ पॉइंट के लिए यूज कर रहे थे, है ना, प्लेस में। सबसे पहले है क्लॉक। क्लॉक की हम बात करें, यानी कि टाइम, क्लॉक मीन्स टाइम, तो जैसे कि ये इसका पॉइंट है क्लॉक। जब भी आप टाइम की बात करो, जैसे एट 5 o'clock, एट 3:30 PM, एट 7:30 AM, इस तरह से आप टाइम बताते हो ना, तो जब भी आप बताओगे कि 5 बज रहे हैं, 3:30 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं, आप जब भी टाइम बताओगे इंग्लिश में, तो वहां पे आप यूज करना एट का, ठीक है। जब भी आप इंग्लिश वाले सेंटेंसेस बनाओगे तो टाइम के साथ आप यूज करना एट का। गॉट इट। नाइट, नाइट यानी कि जब भी आप बात करो नाइट की, जब भी आप बात करोगे नाइट की, वहां पर यूज करना एट। एकदम याद कर लो ये सारी चीजें, ठीक है। जब भी आप बात करोगे नाइट की तो एट यूज होगा। जैसे माई ब्रदर कम्स लेट एट नाइट, यानी कि मेरा भाई जो है अक्सर, मतलब अक्सर मेरा भाई लेट घर आता है, मेरा भाई लेट घर आता है, तो नाइट की जब भी बात करेंगे एट का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है हॉलीडेज। हॉलीडेज जैसे कि एट द वीकेंड, एट द क्रिसमस, तो इस तरह से हम एट द वीकेंड, क्रिसमस यूज करेंगे ना, तो वहां पर एट का आप यूज कर सकते हैं। ये सारे याद करने की चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट इन। इन का यूज कैसे किया जाता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम में? जब आप बात करो मंथ्स की, मंथ्स यानी कि महीना, जब भी आप बात करो मंथ्स की, जैसे कि इन जुलाई, इन अक्टूबर, इन फरवरी, इन मार्च, तो जब भी आप मंथ्स की बात करो, जो भी हमारा 12 मंथ्स होता है ना, उनकी बात करोगे, तो वहां पे आपको इन का यूज करना होता है। याद कर लो, ठीक है। ये सारे याद करने के लिए, ये सारे आपको लर्न करने हैं। इसकी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है प्री
इंग्लिश क्लासेस। प्री इंग्लिश क्लासेस आप सर्च करोगे टेलीग्राम पर, या फिर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करके भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओगे। वहाँ पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा और पर डे की पीडीएफ आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, और इसकी भी पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगी। ठीक है, तो जब भी आप बात करोगे मंथ्स की, इन जुलाई, इन अक्टूबर, इस तरह से इनका यूज करना। सीजन्स की बात करोगे, जैसे सीजन्स यानी कि समर, विंटर, रेनी सीजन्स, ये सारे सीजन्स होता है ना, सीजन से पहले भी आपको इनका यूज करना है, इन समर, इन विंटर। ठीक है, पार्ट ऑफ द डेज, पार्ट ऑफ द डेज यानी कि जो एक दिन में जो होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, नून, इवनिंग, नाइट, मिड नाइट, ये जो हमारा पार्ट ऑफ द डे होता है ना, जैसे इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। तो मैंने क्या बताया था, जब भी आप बात करो नाइट की, जब भी आप बात करोगे नाइट की, तो वहां पर यूज करना एट, लेकिन अगर आप बात करते हो मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, तो उसके लिए यूज करना इन। गॉट इट। नेक्स्ट, ईयर्स की बात करोगे, जैसे इन 1990, इन 1999, इन 2024, इन 2020, इन 2019, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। जब भी ईयर्स की बात करोगे तो वहां पे आपको इनका यूज करना होगा। ठीक है, डिकेड्स की बात करो, जैसे इन 1990s, ऐसे हम बोलते हैं ना, तो वहां पे इनका यूज करना। सेंचुरीज, जैसे इन द 20 सेंचुरीज, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये आप याद कर लीजिएगा, बहुत काम आएंगे, लाइफ टाइम आपको काम आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट ऑन का। ऑन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, डेज ऑफ द वीक, डेज ऑफ द वीक यानी कि संडे, मंडे हम जो यूज करते हैं ना, उसमें आप यूज करोगे ऑन मंडे, ऑन फ्राइडे, ऑन सैटरडे, इस तरह से आप यूज करना। ठीक है, डेज ऑफ द वीक के साथ। डेट्स, डेट्स बताओगे ना, ऑन द 6th ऑफ जून, तो जो आपने 6 डेट बता दिया, 7 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 6 तारीख, ये जो आप डेट बता दिए ना, उसमें आप यूज करोगे ऑन का। डेट बता दोगे ना तब। ठीक है, और मंथ्स के लिए क्या मैंने बताया था, इन, कंफ्यूज मत होना। पर्टिकुलर डेज, पर्टिकुलर डेज की आप बात करोगे तो वहां पर यूज होगा ऑन द बर्थडे, जैसे पर्टिकुलर डेज हो गया, एनिवर्सरी किसी का हो गया, है ना, तो वह सब में क्या लगेगा, उन सब में लगेगा ऑन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए जो मैंने एट, इन और ऑन बताया ना, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अब आपको पहले आंसर देना है 7 o'clock, 15 अगस्त 1947, अगस्त 1947, इसमें क्या लगेगा बताइए, कहाँ पर क्या लगेगा, एट, इन, ऑन, कहाँ लगेगा, ये मुझे बता दीजिए। तो देखिए, जब भी आप बात करोगे क्लॉक की, मैंने क्या बताया था, जब भी आप बात करोगे क्लॉक की, तो आपको क्या वहां पर यूज करना है, एट का यूज करना है। क्लॉक की बात करेंगे एट का यूज करेंगे। और जब बात करेंगे डेट की, अभी मैंने बताया था ना ऑन में, जब भी बात करेंगे डेट की, जैसे 6th ऑफ जून मैंने बताया था, तो डेट की बात करेंगे तो वहां पर यूज करेंगे ऑन का। और जब बात करेंगे मंथ्स की, यहाँ पर ईयर भी आप देख सकते हो, मंथ्स भी देख सकते हो, लेकिन आगे में मंथ्स है ना, तो मंथ्स को देखेंगे, ईयर छोड़िए, जाने दीजिए, ईयर्स अगर सिर्फ ईयर्स रहा वो भी बता दूंगी। ठीक है, तो देखिए अगस्त की बात करेंगे तो वहां पर यूज क्या करेंगे, या मंथ्स की बात करें ना, तो हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे इन का। ठीक है, ओके। और ईयर्स की बात कर दी, जैसे सिर्फ 1947 रहा, ठीक है, सिर्फ 1947 रहा, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, यहाँ भी इनका यूज करेंगे, क्योंकि सिर्फ ईयर्स की बात करते हैं तो वहां भी इनका यूज होता है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम का नेक्स्ट है एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड में क्या क्या आते हैं वो देखिए। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, इसे आप हिंदी के तौर पे याद कर सकते हो, हिंदी में इसका मीनिंग होता है के दौरान, आप इस तरह से यूज कर सकते हो, एक समय के दौरान, एक समय के दौरान, जैसे कि ड्यूरिंग द समर वैकेशंस, समर वैकेशंस के दौरान मैं अपनी नानी घर गया था, ऐसा बोलते हो ना, तो वहाँ पे जो आप एक समय की बात करते हो तो वहाँ पे आप ड्यूरिंग का यूज कर सकते हो के दौरान के सेंस में। बाई, नॉट लेटर देन, एट और बिफोर बाय मंडे, जैसे कि मान लीजिए, यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको हिंदी मीनिंग से समझाती हूँ। मान लीजिए आप एक कंपनी में काम करते हो, आपके बॉस ने एक असाइनमेंट दिया है आपको रेडी करने के लिए, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि मंडे तक तुम्हें ये असाइनमेंट पूरा करके मुझे सबमिट करना है। तो मंडे तक जो आप बोल रहे हो ना, तो उसके लिए बाय मंडे यूज करें, मंडे तक, मंडे तक यानी कि बाय मंडे।
तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, हिंदी मीनिंग से हमें थोड़ी समझना है, हमें इंग्लिश में समझना है, ठीक है। तो मान लीजिए आपके बॉस ने कहा कि मंडे तक मुझे ये असाइनमेंट सबमिट करना है। तो यहाँ पे आपका जो मंडे है एक डेडलाइन है। आप असाइनमेंट, मान लो आपको असाइनमेंट मिला फ्राइडे को और आपको सबमिट करना है मंडे तक, तो असाइनमेंट आप जल्दी जल्दी रेडी करके आप संडे तक आपका असाइनमेंट रेडी हो गया, तो आप संडे को भी सबमिट कर सकते हो, लेकिन मंडे के बाद नहीं, ट्यूसडे को नहीं आप कर सकते हो। मंडे आपका एक डेडलाइन है, आपका एक डेडलाइन है, उससे पहले आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, बट उससे बाद आप असाइनमेंट सबमिट नहीं करोगे। समझ आया क्या मैंने बोला? उसी में हम यूज करेंगे बाय का। फ्रॉम टू का यूज कहाँ करते हैं? फ्रॉम और टू का यूज करते हैं, जैसे कि एक समय से लेकर दूसरे समय तक की बात करते हैं ना, जैसे फ्रॉम 10 AM to 5 PM, मतलब मेरा ऑफिस का टाइमिंग है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे फॉर सिंस। फॉर का यूज करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि आपका जो भी ड्यूरेशन है, एक पीरियड है, यूज टू शो एन अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कि एक फिक्स टाइम आपको नहीं दिया। जैसे कि मैं बोल रही हूँ मैं 2 घंटे से पढ़ा रही हूँ, 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे मुझे ये पता नहीं है, 2 घंटे पहले कितने बज रहे थे मुझे ये नहीं पता है, तो वहाँ यूज करेंगे फॉर का, ठीक है। मैंने बोला 2 घंटा, 3 साल से मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, 3 साल पहले कौन सा ईयर था हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, तो वहाँ पे यूज करना फॉर। और सिंस का यूज करते हैं सिंस मॉर्निंग, सिंस 3 o'clock। तो यहाँ पे जब आप एक टाइम ही बता दोगे, जैसे मैं सुबह से पढ़ रही हूँ, तो आपको पता चल गया ना कब से पढ़ रही हूँ, सुबह से। मैं 3 बजे से पढ़ रही हूँ, तो आपको पता चल गया ना कब से पढ़ रही हूँ, 3 बजे से। मैं 2015 से अंग्रेजी सिखा रही हूँ, कब से सिखा रही हूँ, 2015 से। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम आप बता दोगे, एकदम फिक्स टाइम बता दोगे, तो वहाँ सिंस का यूज करना। लेकिन आपने एक लगभग में जवाब दिया कि 2 घंटा, 5 साल, 3 साल, ऐसे में जवाब दिया, तो वहाँ पर फॉर का यूज करना। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। अब प्रीपोजिशन ऑफ टाइम की बात हो गई, अब बात करेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन यानी कि दिशा बताने के लिए कौन कौन से प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। मूवमेंट टू अ सरफेस, ऑन, इनटू, मतलब मूवमेंट करना है, सरफेस पे मूवमेंट करना है। द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। मान लो ये जो कैट आपको ये दिख रही है ना, मान लो थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर बैठी हुई थी, ये सरफेस है एक, ये हमारा फ्लोर है, यहाँ पर ये कैट बैठी हुई थी। अब इसका मूड चेंज हो गया, इसने देखा कि ये जो टेबल है ना ये पूरा खाली है, इस पर कोई बैठा हुआ नहीं है, तो इसने क्या किया, यहाँ से जंप किया और जंप करके यहाँ पर जाके बैठ गई, ठीक है। क्या समझे आप? पहले एक सरफेस से बैठी हुई थी, तो यहाँ पे फ्लोर पे बैठी हुई है ना, तो यह सेंटेंस हम बोल सकते हैं द कैट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर, क्योंकि वो फ्लोर से चिपकी हुई है ना। मैंने बताया था ना, ऑन में मैंने बताया था सरफेस से चिपका होना, तो ये फ्लोर से चिपकी हुई थी, तो बोलेंगे द कैट इज सिटिंग ऑन द फ्लोर। अब इसने क्या किया, यहाँ से जंप करके टेबल पे चली गई, तो देखिए टेबल के सरफेस को टच कर रही है, लेकिन सरफेस को तो टच कर रही है, लेकिन एक मूवमेंट, एक गति के साथ गई ना। पहले तो वो जमीन पर थी, फिर उसने जंप करके गई, तो कोई चीज मूवमेंट के साथ जाकर किसी सरफेस को टच करता है, कोई चीज मूवमेंट यानी कि गति के साथ जाकर कोई सरफेस को टच करता है, तो वहां पर यूज होता है ऑन टू का, ठीक है। सरफेस को टच करना है, लेकिन एक मूवमेंट, एक हलचल हुआ, एक गति हुआ, तो वहां पर यूज करेंगे ऑन टू, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलिए द कैट इज सिटिंग डैश द टेबल, कैट क्या टेबल पर बैठी हुई है, यानी कि ऑन द टेबल, टेबल पर बैठी हुई है, यानी कि पहले से ही बैठी हुई है, यहाँ पर कुदकने की बात नहीं हो रही है, जंप करके बैठी है ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, सिर्फ इतना बोला गया है कि बैठी है, तो बैठी है तो सरफेस को टच कर रही है, इसीलिए यूज करेंगे ऑन। तो एक मूवमेंट के साथ अगर जाके सरफेस को टच कर रही है, ये अगर आपको बतानी हो तो ऑन टू का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर पहले से ही वो किसी सरफेस को टच कर रही है, तो वहां पे ऑन का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए। नेक्स्ट है मूवमेंट टूवर्ड्स एन इनक्लोज्ड एरिया, इनटू, इनक्लोज्ड एरिया यानी कि बंद एरिया, उसके लिए इन का यूज होता है, मैंने बताया था।
सेंटेंस देखिए, द कैट इज गोइंग डैश द टेबल, द कैट इज डैश द बॉक्स, सॉरी यहाँ बॉक्स है, ठीक है। द कैट इज गोइंग डैश द बॉक्स। मान लो ये जो कैट है पहले ये फ्लोर पे बैठी हुई थी, यहाँ पे ऑन नहीं, हम इन और इनटू देख रहे हैं, ठीक है, ऑन नहीं देख रहे। ऑन ऑन टू आपको क्लियर हो गए, इन इनटू आप समझ लो। तो ये पहले यहाँ बैठी हुई थी, इसने देखा यहाँ पर एक खाली बॉक्स पड़ा है, तो इसने क्या किया, यहाँ से वो जंप करके गई और एक खाली बॉक्स में जाकर घुस गई। तो इसने एक खुले एरिया से जंप करके एक इनक्लोज्ड एरिया में जा रही है। अभी ऑन में क्या देखा था हम लोगों ने, क्या ये इनक्लोज्ड एरिया था? ये जो डॉग इस पे, कैट इस पे गई है, क्या ये इनक्लोज्ड एरिया में गई है? नहीं, इनक्लोज्ड एरिया में नहीं है, इसीलिए ऑन टू का यूज किए। लेकिन यहाँ पे जो कैट वो जा रही है, ये एक इनक्लोज्ड एरिया में गई है। एक बॉक्स इनक्लोज्ड एरिया होता है, बंद एरिया होता है, तो ये खुले एरिया से जाकर बंद एरिया में गई है, तो यहाँ पर यूज करेंगे इनटू। हम बोलेंगे द कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स। ये जो कैट है वो बॉक्स के अंदर गई, एक मूवमेंट हुआ, एक गति हुआ, गति के साथ एक इनक्लोज्ड एरिया में गई, गति के साथ एक इनक्लोज्ड एरिया में गई, तो यूज करेंगे इनटू। लेकिन मान लो ये बिल्ली पहले से ही बॉक्स में रहती है, इसमें मूवमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, पहले यहाँ से यहाँ गई ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ये पहले से ही बॉक्स के अंदर है, पहले से ही है। हाँ, बॉक्स के अंदर वो हिल डुल सकती है, बॉक्स के अंदर हिल डुल सकती है, लेकिन इसने अपना सरफेस नहीं चेंज किया, ये पहले से ही बॉक्स के अंदर है, तो बोलेंगे द कैट इज इन द बॉक्स। द कैट इज इन द बॉक्स मतलब बॉक्स के अंदर बिल्ली है, ठीक है। तो गति के साथ अगर आप इनक्लोज्ड एरिया में जाते हो, जैसे मान लो आपने केक के लिए पूरा रेडी कर लिया, अब केक को आपने उठाया और ओवन में डालने जा रहे हो, तो आप एक खुले एरिया से ओवन में डाल रहे हो, ओवन एक इनक्लोज्ड एरिया होता है, उसमें डालोगे तो एक मूवमेंट के साथ इनक्लोज्ड एरिया में जा रहा ना, तो वहाँ यूज करेंगे इनटू का, ठीक है, वहाँ यूज करेंगे इनटू का। तो ये क्लियर है? तो हम बोलेंगे द कैट इज इन द बॉक्स, द कैट इज गोइंग इनटू द बॉक्स। चलिए अब आगे देखिए, अब है मूवमेंट टू अ डेस्टिनेशन, मंजिल की बात करेंगे, टूवर्ड्स। जैसे कि आई एम गोइंग डैश ताजमहल। अगर मैं आपसे पूछूं आप कहाँ जा रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, तो आप बोलोगे मैं ताजमहल जा रहा हूँ, यानी कि मेरी मंजिल है ताजमहल, मेरी मंजिल है ताजमहल, तो मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टू ताजमहल। यहाँ पर मैं थी और यहाँ से मैंने ताजमहल गई, मेरी मंजिल है, मैं ताजमहल ही जा रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ आई एम गोइंग टूवर्ड्स ताजमहल, टूवर्ड यूज़ करो या टूवर्ड्स यूज़ करो, बात एक ही है। टूवर्ड्स अगर मैं लगा दूंगी तो मेरा मतलब हो जाएगा मैं ताजमहल की ओर जा रही हूँ, तो मतलब मान लो ताजमहल से होते हुए मैं इधर चली गई, है ना, ताजमहल से होते हुए जा रही हूँ ना, ताजमहल से होते हुए जा रही हूँ। तो अगर मुझे ताजमहल नहीं जाना होगा, ताजमहल के बगल में एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट है, मुझे वहाँ पर खाना खाने जाना होगा और मुझे कोई पूछेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो मुझे वो रेस्टोरेंट का नाम नहीं पता होगा, तो मैं बोलूँगी कि मैं ताजमहल की तरफ जा रही हूँ। मैंने उसे ये नहीं बताया कि मैं रेस्टोरेंट जा रही हूँ, नहीं तो वो भी मेरे साथ चल पड़ेगा। मैंने ये नहीं बताया, मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं ताजमहल की तरफ जा रही हूँ, तो मैं बोलूँगी आई एम गोइंग टूवर्ड्स द ताजमहल। अगर मेरी डेस्टिनेशन होगी ताजमहल ही जाना, तो वहाँ पर यूज़ करेंगे टू, लेकिन मैं ताजमहल से होते हुए कहीं जाऊँगी तो वहाँ पर यूज़ करेंगे टूवर्ड्स। आई थिंक क्लियर है। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रेपोजिशन है, स्पेशल रिलेशन का प्रेपोजिशन आ गया, ठीक है। स्पेशल रिलेशन का लिमिट्स, along and around। along और around में क्या है, he is walking dash the road, he is walking dash the road। एक में हम यूज़ करेंगे along का और एक में हम यूज़ करेंगे around का, ठीक है, एक में यूज़ करेंगे along का और एक में यूज़ करेंगे around का। अब ये मतलब क्या हुआ, along और around का मतलब क्या होगा मैम, ये भी बता दीजिए। चलिए ये भी बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर आपको एक सीधा रोड दिख रहा है ना, ये एक सीधा रोड है, कहीं से भी टर्न करने का ऑप्शन नहीं है, सीधा है। तो ये जो आदमी है ये रोड के क्या करेगा, सीधा सीधा जाएगा ना। जब आप रोड के अगर सीधे सीधे जा रहे हो, मान लो आपका यहाँ पर आपका फ्रेंड का एक घर है, ठीक है, आपका फ्रेंड का यहाँ पर घर है,
ठीक है। तो आप क्या करोगे, रोड के सीधे सीधे जाओगे ना, रोड के सीधे, ऐसे थोड़ी ना जाओगे, ऐसे मुड़ मुड़ के थोड़ी ना जाओगे, ऐसे मुड़ मुड़ के थोड़ी ना जाना है आपको, नहीं, रोड सीधा है तो आप सीधा जाओगे, तो वहां पर यूज करना अलोंग का। लेकिन मान लो आप सीधा जा रहे हो और यहाँ पर किसी कार का एक्सीडेंट हो गया है, रोड का बीच में ही किसी का एक्सीडेंट हो गया है, तो आप क्या करोगे, आप क्या ऐसे सीधा निकलते हुए जाओगे, पूरा जो कार और है उस पर चढ़कर आप चले जाओगे, नहीं, आपको क्या करना होगा, सीधा जाओगे, फिर आप ऐसे टर्न करके जाओगे ना, मुड़ कर जाओगे ना, सीधे सीधे नहीं जाओगे, थोड़ा मुड़ कर जाओगे, तो वहां पर यूज करना अराउंड का। तो जब आप रोड के सीधे सीधे जा रहे हो, मान लो आप दौड़ रहे हो, बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा पड़ा हुआ है, तो आप दौड़ रहे हो, सीधे सीधे दौड़ रहे हो और बीच में लकड़ी का टुकड़ा देख लिए, तो क्या आप वहां से साइड होके जाओगे ना, इतना बड़ा है कि आप उसे जंप नहीं कर सकते, ठीक है, पूरा पेड़ ही गिर गया है, तो आप उसे जंप नहीं कर सकते, तो आप सीधा सीधा जाओगे, फिर टर्न होके जाओगे, तो वहां पे यूज करना अराउंड का। अगर आप सीधे सीधे जाओगे तो अलोंग, और आप टर्न होके घूम फिर के जाओगे तो वहां पर अराउंड का यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, नेक्स्ट है रिलेटिव पोजीशन, अ वर्ब ओवर। देखिए, द क्लॉक इज above the table, the clock is above the table, the dog jumped over the fence। अब यहाँ पर above मैंने लगा दिया, यहाँ over लगा दिया, मैम आपने समझाया नहीं, आपने लगा दिया, अब मैं समझाती हूँ। the clock is above the table, आपको यहाँ पर clock दिख रहा, यहाँ पर table दिख रहा, तो इसका मतलब होता है ऊपर, above का मतलब भी होता है ऊपर। मैं आपको हिंदी नहीं समझा रही हूँ, ठीक है, हिंदी से नहीं समझा रही हूँ, बस थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो above का मतलब हो गया ऊपर, तो यहाँ पर बोला गया द क्लॉक इज अबव द टेबल, यानी कि जो घड़ी है टेबल से ऊपर है। सही बात है ना, टेबल से ऊपर है तो घड़ी, लेकिन क्या घड़ी सीधे में है? नहीं, ये थोड़ा तिरछे में है। अगर सीधे में रहता तो यहाँ पर यूज करते ओवर का। अगर ये घड़ी सीधे में रहता, यहाँ पर एकदम सीधा टेबल के सीधा में रहता तो यूज करते ओवर, लेकिन ये ऊपर तो है लेकिन सीधे में नहीं है, इसलिए अबव का यूज किए। द डॉग जम्प ओवर द फेंस, अब ये जो फेंस आपको दिख रहा है, अब डॉग इस पे से जंप करेगा, तो ये जंप करेगा तो फेंस के सीधे में आएगा ना, फेंस के ऊपर आएगा तो एकदम फेंस के सीधे में आएगा ना, तो वहां पे यूज करेंगे ओवर। जैसे कि यहाँ सोफा है, सोफा का सिधाई में है क्लॉक, है ना, सोफा के सिधाई में है क्लॉक, तो हम बोल सकते हैं द क्लॉक इज ओवर द सोफा, द क्लॉक इज ओवर द सोफा, मतलब सोफा के ऊपर में है, ठीक है। तो अगर ऊपर में रहे, एकदम टेबल के सीधे में रहे, तो वहां पर यूज करना ओवर। अगर ऊपर तो है लेकिन सीधे में नहीं है, साइड में हो सकता है, दूर हो सकता है ना, लेकिन सीधा में नहीं है, तो यूज करना एबव का। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन अंडर। अंडर का मतलब होता है नीचे, ये सभी को पता है। द कैट इज डैश द बॉक्स, द कैट इज अंडर द बॉक्स। अंडर मतलब ये जो बॉक्स के नीचे में है, नीचे में है लेकिन दिखाई दे रही है ना, नीचे बॉक्स के नीचे है लेकिन दिखाई दे रही है, तो यूज करेंगे अंडर का। अगर ये बॉक्स के नीचे रहती लेकिन दिखाई नहीं देती तो यूज करते बीनीथ का। नीचे रहती लेकिन दिखाई नहीं देती तो यूज करते बीनीथ का, लेकिन ये नीचे है दिखाई दे रही है तो यूज करेंगे अंडर का, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिव पोजीशन बिलो। बिलो का मतलब होता है नीचे, अभी अंडर का मतलब भी नीचे था ना, लेकिन नीचे था दिखाई दे रहा था तो वहां यूज किए अंडर। नीचे रहता दिखाई नहीं देता तो यूज करते बीनीथ। और यहाँ पर बात करेंगे लेबल की। अब देखिए, बिल्ली का लेबल ऊंचा में है और बॉक्स नीचे में है ना, तो यहाँ पर लेबल की बात करें, द बॉक्स इज बिलो द कैट, यानी कि जो बॉक्स है कैट से नीचे है ना, ये जो बॉक्स है कैट से नीचे है, तो जब भी आप लेबल की बात करोगे तो वहां यूज करना बिलो का। जैसे मान लो यहाँ पर चेयर है, यहाँ पर आपका भाई बैठा हुआ है और आप नीचे जमीन पर बैठे हुए हो, तो लेबल में यहाँ पर आपका लेबल है और यहाँ आपका भाई का है, तो लेबल में आपका भाई आपसे ऊंचा है ना, तो आप नीचे हैं तो यूज करना बिलो का। आप नीचे हैं तो यूज करना बिलो का। तो लेबल में अगर कोई चीज नीचे रहता है तो यहाँ यूज करते हैं बिलो का। नेक्स्ट है बिटवीन अमंग।
बिटवीन का मतलब होता है बीच और अमंग का मतलब होता है बीच। बिटवीन का मतलब होता है दो वस्तु दो व्यक्तियों के बीच, दो वस्तु दो व्यक्तियों के बीच। और अमंग का मतलब होता है दो से अधिक के बीच, दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के बीच। ठीक है, जैसे द रेड बॉक्स डैश ग्रीन और येलो बॉक्सेस। ये जो रेड बॉक्स है ये ग्रीन और येलो के बीच में है ना, यानी कि दो बॉक्स के बीच में है, दो वस्तु के बीच में है, तो यूज करेंगे बिटवीन। दो व्यक्ति या दो वस्तु के बीच में कोई चीज रहे तो वहां यूज करेंगे बिटवीन। आप बैठे हुए हो अपने दोनों भाई के बगल में, तो दो भाई के बगल में आप बैठे हुए हो, दो व्यक्ति के बगल में बैठे हो, तो बिटवीन का यूज करना। I am stand dash the boxes, I am stand among the boxes। मान लो यहाँ पे आपको ये आदमी दिख रहा होगा, मैंने इसे कॉल किया, मैं यहाँ पर पूछूंगी इससे कि तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ हो, तो ये बोलेगा I am stand among the boxes, यानी कि मैं कई सारे बॉक्सेस के बीच में हूँ। ठीक है, यानी कि ये बॉक्स क्या दो ही बॉक्स है, दो से अधिक बॉक्स है ना, दो से अधिक बॉक्स है, तो दो से अधिक बॉक्सेस के बीच में अगर आप रहोगे, दो से अधिक वस्तु हो गया या व्यक्ति हो गया, उसके बीच में अगर आप रहोगे तो यूज करना अमंग। दो के बीच में रहोगे बिटवीन, दो से अधिक के बीच में रहोगे अमंग। ओके, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। द कैट इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ बॉक्स। यहाँ पर जो बॉक्स है ये कैट सामने है ना, बॉक्स के सामने है, इसलिए हम बोले द कैट इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, यानी कि बॉक्स के सामने है बिल्ली। ओके, द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स। द कैट इज बिहाइंड द बॉक्स, यानी कि जो कैट है बॉक्स के पीछे है, बॉक्स के पीछे हुए है ना, दिखाई दे रही है लेकिन पीछे में है, इसीलिए बिहाइंड का यूज किया। ये आपको समझ में आ गया ना, पिक्चर मैंने इसीलिए दिया है ताकि आपको ये क्लियर हो पाए। नेक्स्ट है नियर फार फ्रॉम। नियर का मतलब होता है पास, नियर का मतलब होता है पास, और फार फ्रॉम का मतलब होता है दूर। द बॉल इज नियर द बॉक्स, द बॉल इज नियर द बॉक्स। ये जो बॉल आपको दिख रहा है ये देखिए सामने में है ना, एकदम पास में है, पास में है। ठीक है, पास में है, दूर नहीं है, पास में है, तो बोलेंगे द बॉल इज नियर द बॉक्स। और यहाँ पर बॉल देखिए बॉक्स से काफी दूर में है ना, तो यहाँ पर यूज करेंगे द बॉल इज फार फ्रॉम द बॉक्स, फार फ्रॉम द बॉक्स। तो ये क्लियर है, अगर कोई चीज पास रहेगा तो नियर, दूर रहेगा तो फार फ्रॉम। ठीक है, नेक्स्ट है अक्रॉस थ्रू। अक्रॉस थ्रू दोनों का मतलब होता है के पार। आई वेंट डैश द रिवर। यहां पर आपको दिख रहा होगा, मैं इसे जूम करके दिखाती हूँ। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा होगा ये रिवर है, ये रिवर बह रही है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर बोट खड़ा हुआ था, यहाँ पर ये दोनों बैठे और इस पार से इस पार जा रहे हैं, है ना, इस पार से इस पार वो उनको जाना है। तो मैंने क्या बोला, अक्रॉस का मतलब होता है के पार, मतलब इस पार से उस पार वो जाएंगे। लेकिन इस पार से उस पार जा रहे खुले एरिया में है ना, एक खुले एरिया में पूरा आसमान दिख रहा है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, सन दिख रहा है, रिवर दिख रहा है, बोट दिख रहा है, मतलब एक खुला एरिया है। तो एक खुले एरिया में इस पार से उस पार जाओगे तो वहां पर यूज करना अक्रॉस का। एक खुले एरिया में इस पार से उस पार जाओगे तो यूज करना अक्रॉस का। सेकंड वाला देखिए, द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ अक्रॉस। ठीक है, थ्रू द विंडो, तो यहाँ पर देखिए ये विंडो है, एक कमरा है, कमरा का एक विंडो है। तो विंडो क्या होता है, एक इनक्लोज्ड एरिया होता है, घिरा हुआ रहता है ना। अब इसने क्या किया, ये जो बाहर आपको लड़का दिख रहा है, ये बाहर में फुटबॉल ये लोग खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, इन्होंने जोर से शॉट मारा। अब ये कांच तोड़ते हुए बॉल यहाँ पर आकर गिर गया। तो खिड़की क्या होता है, एक इनक्लोज, यहाँ पे हम बात करें इनक्लोज्ड एरिया की। ठीक है, खिड़की एक होता है इनक्लोज्ड एरिया। इनक्लोज्ड एरिया के इस पार से उस पार आप जाओगे तो वहां यूज करोगे थ्रू। मान लो ये एक पाइप है, एक मोटा सा पाइप है। ठीक है, एक बच्चा यहाँ से क्रॉल करके जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से वो जाएगा अंदर, पाइप के अंदर से इस पार से उस पार जाएगा। तो ये जो पाइप है एक बंद एरिया है ना,
पाइप एक इनक्लोज्ड एरिया है ना, बंद एरिया है, बंद एरिया से वो इस पार से उस पार गया तो यहाँ पर यूज करेंगे थ्रू का, यहाँ पर यूज करेंगे थ्रू का, ठीक है। एक्रोस यानी कि खुले एरिया में इस पार से उस पार जाना यानी कि एक्रोस, और एक बंद एरिया में इस पार से उस पार जाना यानी कि थ्रू। ओके गाइज, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आएगी तो इसे दोबारा जरूर देखिएगा, लेकिन अगर आप मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो तो आपको ये अभी के अभी समझ में आ गया होगा। अब है ऑफ, आउट ऑफ, ऑफ, आउट ऑफ। देखिए, द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल, द कैट जम्प्ड ऑफ द टेबल, द कैट इज कमिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अब मैम आपने लगा दिया, हमें समझाया नहीं, तो देखिए एरो से ही आपको समझ में आ गया। कैसे? अभी मैंने देखा इसका ऑपोजिट हो जाएगा ऑन टू और इसका ऑपोजिट हो जाएगा इन टू। कैसे? ऑन टू में क्या था, एक बॉक्स, एक टेबल था, टेबल के ऊपर बिल्ली थी, यहाँ से बिल्ली जंप करके यहाँ पर गई थी, है ना। जस्ट इसका ऑपोजिट, टेबल पे ये बिल्ली बैठी हुई है, इसका मूड चेंज हुआ, इसने यहाँ से जंप करके वो नीचे फ्लोर पर आ गई। तो ऊपर से नीचे जंप की, नीचे से ऊपर गया था तो ऑन टू, और ऊपर से नीचे आएगा तो यूज करेंगे ऑफ, ठीक है। ये एक क्या है, खुला एरिया है। इनटू में क्या था, एक खुला बॉक्स था, कैट यहाँ से जंप करके एक इनक्लोज्ड एरिया में जा रही थी, उसी का जस्ट ऑपोजिट, ये बॉक्स के अंदर थी, बॉक्स के अंदर इसका मूड चेंज हुआ, अब ये क्या करिए, एक बंद एरिया से जंप करके खुले एरिया में आ रही है तो यूज करेंगे आउट ऑफ। तो एक खुले एरिया में ऊपर से नीचे होगी तो ऑफ, और एक बंद एरिया से बाहर आएगी खुले एरिया में तो आउट ऑफ। समझ में आ गया ना। ऑन, ऑन टू, इन, इन टू, ऑन, ऑफ, ऑन टू और ऑफ एक दूसरे का ऑपोजिट है, इन टू और आउट ऑफ एक दूसरे का ऑपोजिट है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड द लास्ट है हमारे अप डाउन, काफी यूजफुल है। अप यानी कि ऊपर और डाउन यानी कि नीचे, ये ऐसे ही आप याद कर लोगे। जैसे यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सीढ़ी से ऊपर ये लोग जा रहे हैं तो ऊपर जा रहे, गोइंग अप द स्टेयर्स, और ये सीढ़ी से देखिए नीचे आ रहे हैं ना, सीढ़ी से नीचे आ रहे, गोइंग डाउन द स्टेयर्स। ऊपर जाएंगे अप, नीचे आएंगे डाउन। तो ये थे हमारे सारे प्रेपोजिशन। तो आई होप आपको ये सारे प्रेपोजिशन समझ में आ गए होंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कोई प्रेपोजिशन में डाउट है तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो उसी पे बेस्ड मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली मेम्बर को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जो बच्चे हैं, जो स्कूल में हैं, जो कॉलेजेस में, जिनको प्रेपोजिशन में डाउट होती है, उन्हें भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये स्पीकिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और रिटर्न के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इसे शेयर कर लीजिएगा ताकि अगर आपकी वजह से कोई सीख जाता है प्रेपोजिशन तो इसमें आपको काफ़ी खुश होना चाहिए। ओके, सो अगर आप हमारे चैनल पर नए, अगर आप ऐसे ही और भी प्रेपोजिशन की वीडियो चाहते हो, इसमें मैंने सारे प्रेपोजिशन कवर नहीं करवाए हैं। अगर आपको ऐसे ही और भी प्रेपोजिशन सीखना है तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे 1 घंटे वाले प्रेपोजिशन के वीडियोस देख सकते हो, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अगर आप 10 डेज लाइव स्पीकिंग क्लास को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमें डे फर्स्ट से सारी वीडियोस को विजिट कर सकते हो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।